अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि फाइनल ईयर की जो है गाइड बता के दे दें कि होता क्या है, कैसे होता है। एंड बिकॉज मैं जब फाइनल ईयर में आया था तो मुझे भी बहुत सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि फाइनल ईयर में पूछेंगे क्या, किस किस्म का होता है फाइनल ईयर। तो मैंने सोचा क्यों ना वो चीज़ें जो मुझे बस शायद पहले बताई होती तो मैं फाइनल ईयर थोड़ा अच्छे से निकाल लेता। तो मैं क्यों ना वो अपने जूनियर्स को बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं फाइनल ईयर गाइड बाय उमर। सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो एमबीबीएस है ना, जिसमें के अंदर वो डिवाइडेड है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर्स में। ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर होता है वो कहलाता है फर्स्ट स्पायरल। जो सेकंड जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर होता है वो कहलाता है सेकंड स्पायरल, और जो फिफ्थ ईयर होता है वो कहलाता है थर्ड स्पायरल। अब ये स्पायरल्स क्या होते हैं? देखो, जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर होता है वो बेसिक्स पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें आपको फिजियो पढ़ाएंगे, आप बायोकेम पढ़ाएंगे, एनाटॉमी पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो होती हैं ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसको जब आपको पढ़ा देंगे, बेसिक्स आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, सेकंड स्पायरल में क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको उसका थोड़ा सा मजीद डिटेल बढ़ा रहे होंगे। मिसाल के तौर पे पहले अगर आपको उन्होंने एनाटमी बताया पढ़ाई, तो सेकंड स्पायरल के अंदर वो मिसाल के तौर पे थायराइड पढ़ाया हुआ था एनाटमी में। अब सेकंड स्पायरल में वो आपको थायराइड की डिजीजेज वगैरह बताएंगे आपको। जो आपसे जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको इस चीज़ों की नो हाउ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर थायराइड है तो उसकी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें थायरोइडाइटिस क्या होता है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है, थायराइड की जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं वो क्या क्या होते हैं, थायराइड जो है वो एक्टोपिक थायराइड कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये इस किस्म की चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आपसे कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आप एग्जैक्टली ट्रीटमेंट के नाम बताएं। ठीक है, आपसे कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि कौन कौन सी ड्रग का क्या क्या डोज होता है, ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेक्ट नहीं होता है। वो आपसे जो बेसिक क्लिनिकल चीज़ें होती हैं वो पूछ रहे होते हैं सेकंड स्पायरल के अंदर। ठीक है, और मेजोरिटी जो इसमें हो रहा होता है वो ड्रग के साइड इफेक्ट क्या हैं जी, अगर थायरोटॉक्सिकोसिस हो रही है तो आपने क्या देना है, इस किस्म की चीज़ें। और डिजीजेस के आपसे जो ये विल एक्सपेक्ट कि आपको ये पता होगा। ठीक है, जब आप आते हो थर्ड स्पायरल पे, थर्ड स्पायरल इज लाइक आपको तकरीबन सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सब क्या पता होना चाहिए, देखें, आपने मिसाल के तौर पर थायराइड की एनाटॉमी वगैरह पढ़ी, थायराइड थायराइड काम कैसे करता है फर्स्ट स्पायरल में, सेकंड स्पायरल में आपने उसकी डिजीज़ के बारे में आपको नो हाउ हो गई फोर्थ ईयर तक। अब आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आपको ट्रीट करना है थायराइड को। ठीक है, वो आपसे सर्जरी में ये भी पूछ सकते हैं कि थायराइड जो है वो जो उसकी सर्जरी किस किस्म की होती है, सर्जरी की अप्रोच कैसी होती है, सर्जरी कैसे अप्रोच करते हैं, सर्जरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। ठीक है, अगर सर्जरी नहीं कर रहे तो हम इसको मेडिकली कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं दे विल एक्सपेक्ट कि आपको ये बातें पता होंगी, यानी कि आपको डिज़ीज़ पता होना चाहिए क्या है, आपको डिज़ीज़ का प्रोग्नोसिस पता होना चाहिए क्या है, कि डिज़ीज़ किस किस्म का है, डिज़ीज़ अगर लेटर ऑन चलेगा विदाउट ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो कहाँ जाएगा, इसमें ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, पेशेंट की प्रेजेंटेशन किस किस्म की होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पेशेंट की प्रेजेंटेशन। ऑस्की जब भी आएगी आपके पास, वो पेशेंट की प्रेजेंटेशन से ही आप डिफाइन करेंगे इसको कौन सी बीमारी है और उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, दे विल एक्सपेक्ट कि आपको डोजेजेस पता होंगे, एंड दे विल एक्सपेक्ट कि जो आप ड्रग्स दे रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड स्पायरल के अंदर आपका जो भी एग्जामिनर होता है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आपको ये तमाम बातें पता हैं। अच्छा, फाइनल ईयर में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, फाइनल के अंदर मेडिसिन 1 मेडिसिन 2, सर्जरी 1 सर्जरी 2। ठीक है, और पीडियाट्रिक्स, नॉन सिस्टमिक एंड पीडियाट्रिक, सिस्टमिक एंड ऑप्स, गाइनी, ये सारे सब्जेक्ट की आउटलाइन है। पेपर जो आएगा इन सब्जेक्ट्स में से आता है। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेडिसिन 1 मेडिसिन क्यू क्या है, सर्जरी क्या है, पीडियाट्रिक्स क्या है, ठीक है, और ये सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक क्या है, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। देखिए, मेडिसिन 1 एंड 2 जो है ना, इसकी कोई खास डिवीजन नहीं है। ठीक है, कि मेडिसिन 1 में ये होगा, मेडिसिन 2 में ये होगा। एमन में आपको बताऊं, जो हमारा एग्जाम आया है उस एग्जाम के अंदर जो 100 थ्योरी का पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का, उसमें 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि M1 के अंदर M2 के आए हुए थे और M2 के अंदर M1 के आए हुए थे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ क्लियर डिवीजन कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हाँ, बस चैप्टर बेस्ड डिवीजन में समझ लें आप, सही है। अच्छा, इसमें जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, ये समझे हमारी बारी में भी बहुत कम आया, और जो हमारे सीनियर्स है वो भी ये कहते हैं कार्डियो का सिस्टम जो होता है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन वो थ्योरी में नहीं आता है, वो ज़्यादातर ऑस्की के अंदर आता है। तो ऑस्की में ECGs और इस किस्म की चीज़ें जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हाँ, थ्योरी के अंदर जो मेडिसिन के अंदर CVS का चैप्टर है वो कम आता है। अच्छा, M1 और M2 की डिवीजन क्या है, M1 में कौन से चैप्टर्स होते हैं, M2 में कौन से चैप्टर्स होते हैं, ये मैंने वेबसाइट के ऊपर आपको PDF भी लगा दिया होगा, और जो है ना मतलब मिल जाएगा आपको, जो वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है ना पोस्ट के अंदर देख सकते हैं कि M1 में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, M2 में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तैयारी कैसे करनी है, देखो, थ्रू आउट द ईयर
अभी आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। तो आपने जो पढ़ना है वो आपने ऐसे पढ़ना है कि आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, ठीक है ना, आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई मिसाल के तौर पे अगर थायराइड है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसकी इलाज क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। आपको वन लाइनर नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। अगर थायराइडेक्टमी है तो सब टोटल थायराइडेक्टमी क्या है, टोटल थायराइडेक्टमी क्या है, लोबेक्टमी क्या है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अब इसी तरह मेडिसिन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रेव्स डिजीज़ क्या है। ये नहीं पता होना चाहिए कि ग्रेव में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है। ये आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे कि आपसे ग्रेव में कौन सी एंटीबॉडी पूछती है, आपसे ये नहीं पूछेंगे ग्रेव में हो क्या रहा होता है, कहानी क्या है, ये वो आपसे पूछेंगे थायराइड में एंटीबॉडी कौन सी मिल सकती है, आपको ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हो, और क्या क्या आपको सिस्टमिक साइंस मिलते हैं। पेपर में ये चीज़ें पूछ होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आपके बनते हैं डेविडसन से, ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर जो आपने चीज़ें पढ़नी है वो वीडियोस देखनी है या फिर डेविडसन पढ़नी है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम पासिंग होती है ना फाइनल ईयर में ख़ास तौर पे, इज़ जस्ट यू कैन से कि अच्छे अच्छे लोगों के धुएं निकल जाते हैं, ठीक है। तो पासिंग इन एग्ज़ाम्स इज़ एन आर्ट, ठीक है। आपका नॉलेज और एग्ज़ाम पास करना ये दोनों अलग चीज़ें, याद रखिएगा फाइनल ईयर में आके ये बात समझ लें, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी करने बैठना है ना, आखिरी जब एग्ज़ाम से 2-3 महीने रह गए, तो आपने इरफान मसूद उठानी है। मेडिसिन इरफान मसूद के बगैर नहीं निकल सकती, ठीक है। और पैथोमा की तरह, जैसे पैथोमा की वीडियो लेक्चर्स थे और उसी के थ्रू जो है वो वीडियोस के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह ऐड करवा के पैथोमा समझा रहा था, इस तरह का मेरी विश थी कि मैं जब तैयारी कर रहा था काश इरफान मसूद पे भी ऐसा होता, बट नहीं था। और अब मुझे मौका मिला है तो इंशाअल्लाह ताला, एंड जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे मैं इरफान मसूद की जो बुक है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मे बी बाय द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम्स और बाय द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम्स वो रेडी होंगे, आप वो देख सकेंगे, ठीक है। तो आप वो पढ़ के उसमें पास्ट एमसीक्यूज़ और तो आपका जेएसएमयू से जो क्या कहते हैं उसको फोकस्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो जो पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में वीडियोस में समझाता रहूँगा। तो वो आई होप कि जब तक रेडी होंगे तब आप वो भी देख सकते हैं, वो भी इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो थ्रू आउट द ईयर आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स बना लिए, एग्जाम्स आपने इरफान मसूद से निकलेंगे आपके, ठीक है। और जो पास पेपर्स वगैरह होंगे वो भी आपको जो है ना वो जो पोस्ट होगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, मेडिसिन 1 मेडिसिन 2 हो गया, उसकी डिवीजन भी उसी पोस्ट के ऊपर लगी हुई होगी, वेबसाइट पे जाके देख लेना। आ जाओ सर्जरी पे। सर्जरी क्या है जी? अच्छा, सर्जरी इसमें सर्जरी 1 एंड सर्जरी 2, मेडिसिन में कोई ऐसी खास डिवीजन नहीं थी, लेकिन सर्जरी 1 और सर्जरी 2 में एक बहुत बड़ी डिवीजन है। सर्जरी 1 इज़ लाइक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ठीक है। आपके पास ट्रॉमा का पेशेंट आया, आपने करना क्या है, ठीक है। आपने सीटी कब करवाना है, आपने एमआरआई कब करवाना है, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया, आपने शॉक को ट्रीट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो चली जाएंगी S1 के अंदर। ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होती है, ठीक है। इसमें वन लाइनर नहीं निकलते, ये कॉन्सेप्ट से निकलते हैं, और कॉन्सेप्ट तुम्हारे बनते हैं बेली से, ठीक है। तो सर्जरी 1 के लिए जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड है बेली, ठीक है। बेली नहीं पढ़ा आपका S1 फंस जाता है, ठीक है। और इरफान मसूद भी लोग करते हैं, हमारे साथ वाले बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है मेरे कोलीग्स ने इरफान मसूद की थी, उनका भी पेपर निकल जाता है, बट इरफान मसूद के साथ कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाते। अगर आपके पास टाइम है आप बेली पढ़ो, अगर नहीं है तो इरफान मसूद सर्जरी से भी काम चल जाता है। यूँ समझेंगे 100 आउट ऑफ 60, ठीक है। और अगर आप बेली पढ़ कर जाएंगे तो 100 आउट ऑफ 80 के करीब, अगर अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, सर्जरी 2 जो होती है ना वो आपके पास बहुत लाइक अ सिस्टमैटिक अप्रोच। फॉर एग्जांपल लार्ज कॉलोन है, लार्ज कॉलोन का चैप्टर है, तो उसमें पूछेंगे भाई लार्ज कॉलोन की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, इसकी सिस्टम है, इसकी सर्जिकल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सर्जिकल साइट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल स्टेजेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉर्ट ऑफ थिंग कि अगर वो कॉलोन का चैप्टर है तो वो टोटल कॉलोन से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये इट्स मोर ऑफ लाइक जीआईटी का सिस्टम है तो जीआईटी से ही बात हो रही होगी, अगर थायराइड का सिस्टम है तो थायराइड से बात हो रही होगी, अगर रीनल सिस्टम है तो रीनल से बात हो रही होगी। तो सर्जरी 2 इज़ लाइक दैट, ठीक है। सर्जरी 1 इज़ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सर्जरी में करना क्या है, थिएटर में क्या कर रहे होते हैं, ये वो कहानियाँ सारी जो है ना S1, और ये ज़्यादातर होता है कॉन्सेप्चुअल। ये निकलेगा बेली से, S2 निकलेगा आपका इरफान मसूद से। S2 में बेली पढ़ना फजूल है, सीरियसली नहीं निकलता। जो लोग बेली पढ़ते हैं उल्टा कन्फ्यूजन रहती है एग्जाम में, ठीक है। इरफान मसूद में 1 लाइनर आते हैं और सर्जरी 2 में 1 लाइनर आते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी होती है ना, इनके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई इतनी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हो रही होती पेपर्स में, ठीक है, सवाल की। तो S1 एंड S2 आर टू डिफरेंट थिंग्स, सही है। S2 इज मोर ऑफ अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड टारगेटेड प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जीआई परफोरेशन के साथ आया है या फिर जीआई हर्निएशन का केस है, तो आप कौन से प्रोसीजर करोगे। अब ये इसमें कौन कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है, इसमें लाइक वन लाइनर चीज़ है, ठीक है। अगर इस प्रोसीजर को आपने किया तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी,
वन लाइनर चीज़ है और ये आपकी निकलती है इरफान मसूद से, ठीक है। बेली पढ़ना इसमें फजल है। अच्छा, और जो इनकी दोनों की डिवीजन है वो भी आपको जो वीडियो को इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके, मतलब वो जो मैंने पोस्ट लिखा है उसके अंदर S1 और S2 की डिवीजन डाली हुई है मैंने, आप देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर है। इसके अलावा जो हमें PDC ने दी थी गाइडलाइन, वो भी मैंने साथ लगा दिया है कि PDC की गाइडलाइन में जो हमें मिली थी उसमें क्या क्या था, कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या चीज़ें करनी थी, ठीक है। वो भी मैंने लगा दिया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको उसी पोस्ट के अंदर लिंक मिल जाएगा। पीडियाट्रिक्स जो है ना वो फाइनल ईयर के अंदर दो में डिवाइडेड है, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक, सही है। अब जो नॉन सिस्टमिक है ये आप निकालोगे कहाँ से, ये आपकी निकलेगी या तो PPA या कुंडली, सही है। और सिस्टमिक कहाँ से निकलेगी, सिस्टमिक आपकी निकलेगी कॉम्प्रिहेंसिव गोल्ड स्टैंडर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमिक बहुत अच्छा निकालती है। अब ये दोनों बुनियादी तौर पे है क्या, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक की डिवीजन जो है ये बुनियादी है क्या चीज़। पीडियाट्रिक्स में फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, अब वैक्सीन का क्या सिस्टम निकालेंगे, अब वैक्सीन की कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी बंदा है आपको EPI की वैक्सीनेशन देनी है, ठीक है, आपने EPI की वैक्सीनेशन दी किसी बच्चे को और अब उसमें रिएक्शन हो गया, ठीक है, अब उसमें आप कौन सी दोगे, आपको प्रोड्यूसर से रिएक्शन दे रहे हो तो आप कौन से प्रोड्यूसर से कौन सी वैक्सीन दोगे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स निकालोगे कौन सी किस्म की वैक्सीन दोगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे जो बॉडी सिस्टम है उसमें कुछ सिस्टम में नहीं बैठती, ठीक है। इम्यूनाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है नॉन सिस्टमिक है, ठीक है। और नॉन सिस्टमिक जो है ना वो आपकी निकलती हैं दोनों से, या पिंडी या PPA या कुंडी। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो टीचर्स होते हैं ना वो बोलते हैं जी PPA पढ़ो लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कुंडी है, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी, आप PPA पढ़ना चाहते हो या कुंडी पढ़ना चाहते हो, ये दोनों में से कोई भी चलेंगी और दोनों पेपर निकाल देती है। अब सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में लाइक GIT का सिस्टम बच्चों के अंदर क्या होगा, ठीक है, रिमेटिक सिस्टम क्या होगा, और इसी तरह रीनल सिस्टम क्या होगा। अब ये जो सिस्टम का पूरा पढ़ोगे ना, आप जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ रहे हो, ये सिंड्रोम पढ़ रहे हो, वो सिंड्रोम पढ़ रहे हो, वो सारे सिस्टमेटिक में आएंगे। अगर रीनल सिस्टम है, GI सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, ये सारे सिस्टमेटिक हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छा निकाल देती है। इसके अलावा हमारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम में एक नोट्स मिल गए थे, किसी ने बनाए हुए थे और वो नोट्स बहुत अच्छे थे। मैं वो नोट्स भी डाल दूँगा, वो भी आपको एग्ज़ाम के जो लिंक होगा मटेरियल का उसी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे। उन एग्ज़ाम्स के ऊपर मैंने नोट्स के ऊपर हल्की हल्की मार्किंग भी की होगी, वो सारे डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पीडियाट्रिक का समझ में आ गया, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक में क्या फ़र्क है, और जो नॉन सिस्टमिक है ये आपने कहाँ से निकालना है और सिस्टमिक कहाँ से निकालना है एग्ज़ाम्स के लिए। गायनी एंड ऑप्स, आई वुड से कि जितने वर्ड्स इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है किसी और एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं। गायनी एंड ऑप्स, गायनी एंड ऑप्स का जो एग्जाम होता है वो यूँ को समझें कि बुक से तो निकलता ही निकलता है, उसमें से 30% ऐसा होता है जो कि आपका वार्ड के नॉलेज से निकलता है, ठीक है। और गायनी ऑप्स के लिए दो बुक्स हैं, एक इरफान मसूद है, एक 10 टीचर है। और गायनी ऑप्स सेम गायनी ऑप्स है जो आपने 4th ईयर में पढ़ी है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस थर्ड स्पायरल के अंदर मोर डिटेल में घुस जाते हैं और कुछ नहीं है। इवन जो 4th ईयर के पास पेपर्स होते हैं बाज़ वक़्त उनसे भी सवाल लग जाते हैं, ठीक है। तो गायनी ऑब्स आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना वो इसमें इरफान मसूद है। और इरफान मसूद क्योंकि फेमिलियर भी है, आप पहले पढ़ के आए हुए हो 4th ईयर में, इरफान मसूद आपने 100% पढ़ी होगी, तो इरफान मसूद पढ़ लो, फाइनल ईयर में भी गायनी ऑब्स के लिए बहुत होती है। हाँ, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहता हो तो 10 टीचर्स बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाता है और एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती, याद रखना। 10 टीचर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती, सही है। आपके एग्जाम के MCQs बाज़ का फंस जाते हैं, आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेके ना तो हमेशा तुक में फंस जाते हो, ठीक है। लेकिन जो वन लाइनर आते हैं थ्योरी के अंदर वो सारे इरफान मसूद अच्छा निकाल देता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि जो गायनी ऑप्स का पेपर होता है ना वो हर बार स्टैटिस्टिक्स से भरा हुआ होता है, ठीक है। गायनी ऑप्स और सर्जरी ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये याद रखना, हल्के फुल्के देख के जाना। पीड्स में भी स्टैटिस्टिक्स पूछ लेंगे, भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या पाकिस्तान की, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं और हमारे पेपर में आएंगी। तकरीबन 7 क्वेश्चन थे जो स्टैटिस्टिक्स से आए थे। अच्छा, गायनी ऑप्स जो है ना वो इरफान मसूद गोल्ड स्टैंडर्ड तो है, लेकिन याद रखिएगा गायनी ऑप्स बाहर से भी आता है, तो इसलिए 10 टीचर जो है ना वो बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, याद रखिएगा। एग्जाम अगर आप 10 टीचर पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है वो बात 10 टीचर में लिखी भी हो, लेकिन आप पढ़ के निकल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा यार ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इरफान मसूद अगर एग्जाम्स के लिए आप इरफान मसूद कर रहे हो ना तो उसको 100% पानी की तरह पीना, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और अगर एग्जाम मसूद नहीं करना चाहते हो तो 10 टीचर कर लो। 10 टीचर आप हल्की फुल्की भी करोगे तो कुछ ना कुछ आसरा हो जाता है, ये पढ़ के हल्का फुल्का ये पढ़ लो 10 टीचर और उसके बाद इरफान मसूद कर लो, आपका पेपर निकल जाता है, ठीक है।
हाँ, अब आ जाओ इसकी ऑस्की में। ऑस्की इसकी जो है ना बड़ी सॉलिड होती है, याद रखिएगा। इसमें एग्जामिनेशंस भी आ जाती हैं, इसमें मैन्यूअर्स भरे पड़े होते हैं, और यूनिवर्सिटी ने कुछ इस पे वीडियोस वगैरह भी बनाई हुई हैं, ठीक है। मैंने पीडीसी से बात की थी, तो शी वाज पीडीसी, आई वाज वेरी ग्रेटफुल, और यू कैन से लकी के पीटीसी ने हमारे टाइम पे ही वो उस पर इनिशिएट ले लिया था, और उस पर पीटीसी ने जो है गायनी ऑप्स की वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी थी। एग्जामिनेशंस पे, मैन्यूअर्स पे जो है ना यूनिवर्सिटी की अपनी वीडियोस पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी का अपना यूट्यूब का चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से गायनी ऑप्स की वीडियोज़ वगैरह निकलेंगी। सेट है, तकरीबन आपको मैंने कंप्लीट समझा दिया है कि फाइनल ईयर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम्स कौन से होते हैं। फाइनल ईयर के अंदर दो एग्जाम्स होंगे, एक थ्योरी होता है, एक ऑस्की होता है, ठीक है। अब थ्योरी में एक अलहदा पेपर होगा M1 का, अलहदा पेपर होगा M2 का, सेपरेट पेपर होगा S1 का, सेपरेट पेपर होगा S2 का, सेपरेट पेपर होगा पीड्स का, ऑब्स का, गायनी का, या सब पेपर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। सेपरेट सेपरेट डे पे होंगे। लेकिन ऑस्की जो होगी मेडिसिन की, एक ही ऑस्की होगी, M1 M2 दोनों उसी में आएंगे। सर्जरी की भी एक ही ऑस्की होगी, S1 S2 दोनों उसी में आएंगे। पीड्स की भी एक ही ऑस्की होगी, उसी में सर्जरी पीड्स भी आएगा, उसी में गायनी ऑप्स की भी एक ही ऑस्की होगी, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा मुझे कहा था कि मुझे बताओ AKU की तैयारी, ठीक है। देखें AKU की जो तैयारी होती है ना, वो आमतौर पे अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड AKU की सेशन तैयारी के ऊपर सेशन हुआ था हमारा, हमारे सीनियर्स ने किया था, वो हमारे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है 2 से 2.5 घंटे का, ठीक है। बट इशू ये कि हम शेयर नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने हमें मना किया था शेयरिंग से, ठीक है। और अगर उन्होंने शेयरिंग की इजाज़त दे दी तो वो 3 घंटे का सेशन है, उसमें कंप्लीट A to Z चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो वो मैं भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। वरना जो है वो आपको AKU के लिए मैं अपने फ्रेंड को भी बोल रहा हूँ जिन्होंने AKU के एग्ज़ाम्स दिए थे और उन्होंने क्लियर किया था। मैंने खुद AKU का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मैं इस बारे में गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप कि तमाम क्वेश्चंस वगैरह मैंने आंसर कर दिए हैं, तमाम सवालात वगैरह आपके क्वेश्चन हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई सवाल वगैरह है तो आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के जरिए आपको डिफरेंट वेज मिल जाएंगे मुझे कॉन्टैक्ट करने के, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।